नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां आज लोकसभा और विधानसभा की एक एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वोटिंग जारी है। आसनसोल लोकसभा सीट उपचुनाव में हिंसा की खबर भी आ रही है। बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल यहां से चुनाव लड़ रही हैं। उनका आरोप है कि उनके काफिले पर पथराव हुआ है। पथराव में कार का शीशा भी टूट गया है। आसनसोल में मुकाबला काफी दिलचस्प है क्योंकि टीएमसी के उम्मीदवार हैं शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी की उम्मीदवार अग्निमित्रा में ये मुकाबला है। वहीं बालीगंज विधानसभा सीट की अगर बात करें तो बाबुल सुप्रियो अपनी किस्मत यहां से आजमा रहे हैं। बालीगंज विधानसभा सीट पर भी आज उपचुनाव के दौरान वोटिंग जारी है। तो यहाँ पर ये दो सीटों पर सबकी नजर रहेगी इन उपचुनाव में, एक विधानसभा दूसरी लोकसभा। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ हिंसा की खबर आसनसोल लोकसभा उपचुनाव सीट पर आ रही है। सुनते हैं यहाँ पर यहाँ की जो उम्मीदवार है बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल, वो क्या कह रही हैं। ममता बनर्जी को बोल दीजिए आप जितना भी कोशिश करना है कर लीजिए। सिक्योरिटी का भी आहत हुए हैं, कितने लोग? 3 जन को मारा। 3 जन को मारा। गाड़ी के ऊपर किससे पत्थर और बांस से मारा है। आपको भी कहीं चोट पहुंची है क्या? नहीं, हमको नहीं लगा, हमारा सिक्योरिटी भाई लोग बचा दिया है। पुलिस को क्या आपने कंप्लेन किया इलेक्शन में? पुलिस तो कहाँ पुलिस है? पुलिस तो तृणमूल ममता बनर्जी का छोटी चटा पुलिस है, वो तो इधर खड़ा है। वो एक्शन का जगह में नहीं जाएगा। क्यों रोक रहा था? कौन थे ये लोग? कौन थे? टीएमसी का गुंडा लोग। अगली खबर मध्य प्रदेश से, जहां खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस पर हुए पथराव के बाद अब प्रशासन उसने कार्रवाई की है। वो कार्रवाई ये की है कि दंगे के जो आरोपी हैं उनके घरों पर सोमवार को बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। खरगोन के संवेदनशील छोटी मोहन टॉकी इलाके में भारी फोर्स की तैनाती करके मकानों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। शोभा यात्रा पर पथराव में कई लोग घायल हुए थे। जिले के एसपी भी गोली लगने से घायल हो गए थे। आपको बता दें, रामनवमी जुलूस में डीजे पर बज रहे आपत्तिजनक भड़काऊ गानों को लेकर एक समुदाय के लोगों ने ऐतराज जताया। उसके बाद पथराव हो गया। खरगोन में अब तक 84 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस घटना को लेकर खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि जिस तरह से बुलडोजर चलाकर आरोपियों के घर तोड़े जा रहे हैं, प्रशासन की इस कार्रवाई पर भी सोशल मीडिया पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, कोर्ट की ओर से कोई आदेश नहीं आ जाता, प्रशासन केवल आरोप के आधार पर कैसे इन घरों को तोड़ रहा है। अगर कोर्ट में इनमें से जो आरोपी हैं अगर वो दोष मुक्त साबित होते हैं तो इनकी भरपाई जो घर तोड़े जा रहे हैं वो कौन करेगा। और इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि ओला और उबर ने अपने किराए में बढ़ोतरी कर दी है। 12% तक इस किराए को बढ़ा दिया है। परिमल कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे और खास तौर से हमने देखा सीएनजी में भी इजाफा हुआ है, ऐसे में इस तरह की खबर आना ही था। निश्चित तौर पे महंगाई की मार सिर्फ सामानों को लेकर नहीं है, अब आवागमन को लेकर भी अगर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, तो उस महंगाई से आपको दो चार होना पड़ेगा। और हमने देखा था कि शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन भी हुए थे जंतर मंतर पर। हालांकि सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन, जो ओला उबर के ड्राइवर जिनसे जुड़े हुए हैं जिस एसोसिएशन से, उन लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की थी। लेकिन उनकी मांगे इससे कहीं ज्यादा थी। कमीशन को लेकर भी मांगे थी कि कमीशन बहुत ज्यादा लिया जाता है, जितना काम करते हैं उससे ज्यादा कमीशन लिया जाता है। लेकिन अब ड्राइवर के पास भी मैसेज पहुंचने शुरू हो गए हैं ओला उबर की तरफ से कि आपकी कमाई बढ़ने वाली है, क्योंकि फ्यूल प्राइसेस के बाद जो आपने आवाज बुलंद की उसके बाद हमने रिवाइज किया है, फेयर हाइक किया है। और ये ओला ने 11% और उबर ने 12% फेयर इंक्रीज किया है। जो ड्राइवर्स के पास भी मैसेज आए हैं और कुछ उबर के स्टेटमेंट भी वहां पर शेयर किए गए हैं, जिसमें कहा गया कि ईंधन की बढ़ती कीमतों के बाद और ड्राइवर ने आवाज बुलंद की उसके बाद ये कीमतें बढ़ाई गई। लेकिन ड्राइवरों की मांग कहीं इससे ज्यादा थी जया। एक तो कमीशन की बात थी, दूसरी बात ये थी कि सरकार जो कीमत है वो एक तरीके से तय करे इन लोगों की। लेकिन अब सीधे तौर पे जो आम आदमी है, हमारे आपके जैसा आदमी जो ओला उबर में सफर कर रहा है या जा रहा है, कहीं आ रहा है, उस पे एक महंगाई की मार जो है वो पड़ने वाली है, क्योंकि अब कीमतें जो हैं ओला उबर की बढ़ा दी गई दिल्ली एनसीआर। तो कहीं ना कहीं अब इसकी वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट, चाहे मेट्रो हो या फिर जो बसेस हैं, उनमें थोड़ा देखेंगे कि शायद भीड़ ज्यादा देखने को मिलेगी। इसके बारे में बहुत
सही तरीके से किसी ठोस नतीजे पे पहुंचना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमने देखा कि अगर फ्यूल की प्राइसेस बढ़ रही हैं तो गाड़ियों की कमी नहीं हो रही है सड़कों पर, लोग गाड़ी चला रहे, तो एक मजबूरी है लोगों के सामने में। और वो लोग जो पहले इस्तेमाल करते थे, हो सकता है उसमें कमी जरूर आए, लेकिन उस पे बोझ जरूर पड़ेगा, उनके पॉकेट पे जो कमाई है, कमाई का एक हिस्सा इस महंगाई की भेंट चढ़ेगा। और जिस महंगाई पे हमने देखा है जया कि कई बार सरकारें बदल गई हैं और महंगाई, विपक्ष आराम से आवाज बुलंद करता रहा है इसको लेकर, तो महंगाई एक ऐसी चीज है जिसमें आपकी कोरोना के बाद आमद कम हुई है, कहीं पे उस तरीके से बढ़ोतरी नहीं हुई आय में, जिनकी रोजी रोजगार थी वो भी, उसमें भी कमी आई है। और ऐसे में महंगाई लगातार बढ़ रहा है, चाहे वो नींबू मिर्च की बात कर लें, चाहे वो पेट्रोल डीजल और सीएनजी की बात कर लें, चाहे किसी भी चीज की बात करें, आपको हर चीज महंगी नजर आएगी। और सीधे तौर पर जनता जो है वो भुगत रही है इस महंगाई की मार। बिल्कुल, जनता भुगत रही है इस महंगाई की मार, सीधा उसकी जेब पर पड़ रही है, उसके किचन का बजट बिगड़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल इस पूरी जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर है, कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को एक बड़ी राहत मिली है। गुजरात चुनाव वो लड़ सकेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की सजा पर रोक लगाई है, उनको जो सजा मिली थी उस पर रोक लगा दी है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा निलंबित करने से इनकार के फैसले पर यह रोक लगाई है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी सुप्रीम कोर्ट पर लगातार नजर रखते हैं और इस केस से जुड़ी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, यहां पर हार्दिक पटेल के लिए एक बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि इस साल के अंत में चुनाव होने जा रहे हैं और अब वो चुनाव लड़ पाएंगे। और इस केस से के बारे में बताएं जिसमें उनको ये सजा दी गई थी, सुनाई गई थी। जी देखिए, ये 2015 का मामला जब पाटीदार आंदोलन चल रहा था गुजरात में, और हार्दिक पटेल एक बड़े नेता के तौर पर उभरे थे पाटीदार आंदोलन का आरक्षण को लेकर, और वहां पर मेहसाना में हिंसा हो गई थी, काफी सारा नुकसान सरकारी प्रॉपर्टीज का, खासतौर पर पुलिस की चौकी जलाई गई थी, पुलिस की कुछ गाड़ियां जलाई गई थी। तो मुकदमा एक दर्ज हुआ था, हार्दिक पटेल को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनके खिलाफ एक ट्रायल चलाया गया। 2018 में मेहसाना की कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई। वो इस सजा को लेकर, क्योंकि 2019 में चुनाव होने थे तो वो कांग्रेस में शामिल हुए थे हार्दिक पटेल, और वो चुनाव लड़ना चाहते थे गुजरात से लोकसभा के। इसके लिए वो गुजरात हाईकोर्ट गए और उन्होंने कहा कि उनकी जो 2 साल की सजा है उसको निलंबित कर दिया जाए, दोष सिद्धि को, कन्विक्शन को, ताकि वो चुनाव लड़ सकें। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला और जो तय कानून है उसके मुताबिक किसी भी केस में 2 साल या उससे ऊपर की सजा अगर हो तो डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य करार दिया जाता है। और एनडीपीएस और करप्शन के केस में सिर्फ कन्विक्शन होना, चाहे कितने भी दिन की सजा हो, अयोग्य करार दिया जाता है किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए। तो यहां पर 2019 में मार्च के महीने में एक बड़ा फैसला गुजरात हाईकोर्ट का आया और उसने फैसला सुनाया कि हार्दिक पटेल अयोग्य ही रहेंगे और उनकी 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। तो उसी समय अप्रैल में हार्दिक पटेल सुप्रीम कोर्ट आए थे और कहा था कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट उनकी दोष सिद्धि, कन्विक्शन पर रोक लगा दे। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक नहीं लगाई, तो वो लिहाजा अयोग्य करार हो गए थे, 2019 के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाए थे। तो ये पिटीशन पेंडिंग थी और अब एक लंबी चौड़ी सुनवाई के बाद आज एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है और बड़ी राहत हार्दिक पटेल को मिली है। उनकी 2 साल की सजा जो है वो उसे निलंबित कर दिया है, दोष सिद्धि को, कन्विक्शन को। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केस के तथ्य और परिस्थितियों को देखते हुए ये फिट केस है जिस पर सजा को निलंबित किया जाए, और गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को रोक दिया है, उस पर स्टे कर दिया है। तो बड़ा कदम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का है। गुजरात सरकार को एक झटका भी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगातार विरोध कर रहे थे गुजरात पुलिस की तरफ से, लेकिन अब वो चुनाव लड़ पाएंगे हार्दिक पटेल, जो अभी विधानसभा चुनाव गुजरात में होने हैं। तो एक बहुत बड़ी हम कहेंगे राहत हार्दिक पटेल को भी और कांग्रेस को भी है। बिल्कुल, कांग्रेस को भी है, क्योंकि अब वो चुनाव लड़ पाएंगे। हार्दिक पटेल के खिलाफ जो सजा थी, गुजरात हाईकोर्ट का जो फैसला था, उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और अब यहां पर हार्दिक पटेल के लिए राहत की बात यह है कि इस साल के अंत में गुजरात में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, अब चाहें तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। और अब खबर कर्नाटक से, जहां पिछले दिनों कभी हिजाब, कभी हलाल मीट तो कभी मुसलमान कारोबारियों के बहिष्कार के जरिए लगातार समाज में नफरती माहौल पैदा करने की कोशिश होती रही। इसी कड़ी में धारवाड़ में एक मुस्लिम बुजुर्ग के तरबूज से भरे ठेले को सड़क पर पलट दिया गया। उसकी गलती ये थी कि वो हनुमान मंदिर के बाहर फल बेच रहा था।
आरोप हिंदूवादी संगठनों पर है। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन वो मूक दर्शक बनी रही। इस तरह की वारदातों को सरकार के मंत्री हिजाब प्रदर्शन के खिलाफ प्रतिक्रिया बता रहे हैं। हालांकि पहली बार राज्य के कानून मंत्री माधुस्वामी ने चेतावनी दी है कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। बुजुर्ग नबी साहब किलेदार के सारे फल दक्षिणपंथी हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फेंक दिए। वजह, नबी साहब किलेदार मुसलमान हैं और दुकान उन्होंने हनुमान मंदिर के बाहर लगाई थी। पुलिस की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ। अब पुलिस ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले हलाल मीट को लेकर बवाल। शिवमोगा में मारपीट, फिर मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार का कॉल। और ऐसी ही नफरत फैलाने वाली दूसरी बातें। हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नफरती माहौल बनाने वालों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करने से कतरा रही है। हम लोग 3-4 दिन से, आज 5वां दिन हो गया, एक कंप्लेन लिखवाना चाह रहे हैं उस शख्स के खिलाफ जो समाज के अंदर हिंदू मुस्लिम की नफरत फैलाना चाहता है, दंगा कराने की साजिश से, और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इंस्पेक्टर, डीसीपी, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, हम हर जगह जा चुके हैं। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है और इसीलिए हम कर्नाटका हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। शिवमोगा, कलबुर्गी और कोलार में सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। अब सरकार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं तो कार्रवाई की बात की जा रही है। सरकार ये मामला हमारे ध्यान में आया है। हम उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। ये सब गलत हो रहा है। हर शख्स को संवैधानिक अधिकार है इस देश में रहने का, व्यापार करने का। ट्रेड ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕಿದೆ। कर्नाटक में सांप्रदायिक उन्माद तेजी से फैल रहा है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की चुप्पी से नफरत फैलाने वालों को शह मिल रहा है और जो लोग इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं वो अपनी अर्जी लेकर दर दर भटक रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई भी नहीं। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। आपको याद होगा दोपहर को सोमवार को गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ियों में आग लगने से दर्जनों झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी और पास में ही बनी गौशाला की 40 गायों की जलने से मौत हो गई, जबकि 25 गाय जो है वो जख्मी हो गई। आग को बुझाने में करीब 4 से 5 घंटे लग गए थे। आग सबसे पहले प्लास्टिक के कचरे में लगी, फिर देखते ही देखते एक बड़े इलाके की चपेट में आ गई। राहत की बात यह रही कि इसमें किसी शख्स की जान नहीं गई, लेकिन बड़ी तादाद में गाय वो मर गई। गौ सेवकों में खासा गुस्सा है इसको देखते हुए। गाजियाबाद में कनावनी गांव के पास में एक गौशाला में आप देख सकते हैं कि आग लग गई और करीब 40 गाय की मौत हो गई है। एक समय में इस गौशाला में तकरीबन 100 से ज़्यादा यहां पर गाय थी और सोमवार को तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में अचानक आग लगी और देखते ही देखते गौशाला में ये आग फैल गई और उसके बाद में 40 गाय की जलकर मौत हो गई। सूरज जी हैं जो कि गौशाला के संचालक हैं। सूरज जी, ये आग कैसे लगी और कितना नुकसान हुआ है, कितनी गायों की मौत हुई है? भैया गाय ये पड़ोस की वजह से लगी है। यहाँ पे पड़ोस में जितनी झुग्गियां थी मोमडन्स की, और इसकी वजह से आग मेरी गौशाला में पहुंची, जिसके अंदर 40 गायें मेरी खत्म हो चुकी हैं। बाकी गायों को बचाने में हम कामयाब रहे। 22-23 गायें घायल हो चुकी हैं जिनका इलाज करा रहे हैं। और भैया ये धमकी भी मुझे अभी थोड़े दिन पहले मिली थी, 15 दिन के लिए तेरे को जान से मार दिया जाएगा और तेरी गौशाला को नष्ट कर दूंगा। उसका विवरण भी मैंने अपने इंदिरापुरम थाने में दिया था। उसकी एप्लीकेशन भी मैंने अपने लेटर हेड पे लिख के दी, जिसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज मेरी पूरी गौशाला नष्ट कर दी गई। तो ये गौशाला को लेकर क्या विवाद था कि क्यों जान से मारने के लिए? भैया विवाद ये था कि यहाँ पर ये कबाड़ा डाल रहे थे। कबाड़े का हमने विवरण करा कि यहाँ पे हमें निकलने में दिक्कत हो रही थी और जितने भी व्यक्ति हैं उनको भी दिक्कत हो रही थी। इसके पीछे ये कार्रवाई की गई है। तो सूरज जी का आरोप है कि इन्हें पहले भी धमकी दी गई थी गौशाला
हटाने के लिए। और बहुत ही दर्दनाक ये हादसा हुआ है। 40 बेजुबान जो गायें हैं उनकी मौत हो चुकी है, 20 से 25 गायें घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। सबसे पहले जो आग है वो इस खाली प्लॉट में तमाम सारी दर्जनों झुग्गियाँ यहाँ पर थीं, सबसे पहले उनमें आग लगी और उसके बाद में इस झुग्गी में तमाम सारा कबाड़ था। तो अचानक प्लास्टिक के कबाड़ में आग लगने के चलते जस्ट इसके बगल में इस जगह पर गौशाला थे और तुरंत गौशाला को आग ने अपने चपेट में ले लिया। उस वक्त यहाँ पर 2 नौकर मौजूद थे। जब तक वो गायों को खोलें आग इतनी तेज़ी के साथ में फैली कि करीब 40 गाय जो है उनकी जलने से मौत हो चुकी है और 20 से 25 गाय घायल हैं, उनका अभी इलाज चल रहा है। अभी आप देखिए कि जो घायल गाय हैं उनको यहाँ पर तमाम सारे डॉक्टर आए हुए हैं, उनके इलाज की कोशिश जो है वो की जा रही है। और ये जस्ट गाज़ियाबाद में कनावनी गांव के पास में हिंडन नदी है, वो हिंडन नदी के किनारे ये सारे इलाके में गौशाला और यहाँ पर बस्तियाँ थीं। गाज़ियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।